हेलो एंड वेलकम टू ब्रिलियंस ट्यूटोरियल स्ट्रक्चर्ड लर्निंग प्रोग्राम। सो इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे अबाउट एक्सरसाइज 8D ऑफ चैप्टर 8 वर्किंग विद फ्रैक्शंस। लेकिन ये एक्सरसाइज थोड़ी सी स्पेशल है क्योंकि यहाँ सिर्फ फ्रैक्शन सॉल्व करना इनफ नहीं होगा, यहाँ हमें सोचना भी पड़ेगा। यस, इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन 1 से क्वेश्चन 7 तक असर्शन एंड रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चंस हमको मिलने वाले हैं। और ये वही टाइप के क्वेश्चंस हैं जो आजकल स्कूल्स में, एग्ज़ाम्स में या मोस्टली कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के अंदर बहुत ज़्यादा फेमस या पॉपुलर हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि असर्शन और रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चंस होते क्या हैं। मुझे आपको ज़्यादा इन डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं है, बट एक बेसिक इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपको पता होनी चाहिए। यहाँ आपको दो स्टेटमेंट दी जाती हैं, एक होता है असर्शन और एक होता है रीजनिंग। अब काम सिर्फ आंसर निकालना नहीं होता, हमें चेक करना है कि असर्शन सही है या गलत है, रीजनिंग सही है या गलत है। क्योंकि असर्शन भी क्या होती है, एक सेट ऑफ इन्फॉर्मेशन होती है और रीजनिंग भी एक सेट ऑफ इन्फॉर्मेशन ही होती है। लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है कि क्या रीज़न, जो रीजनिंग होती है क्या वो असर्शन को सही से एक्सप्लेन कर पाती है कि नहीं कर पा रही है। सबसे ज़्यादा यहाँ पे कॉमन मिस्टेक ये देखी जाती है कि बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, वो देखते हैं कि असर्शन ट्रू है, रीजनिंग भी ट्रू है, तो और तुरंत आंसर पे मार्क कर देते हैं, जो कि गलत होता है मोस्टली। असर्शन रीजनिंग क्वेश्चंस में सिर्फ दोनों स्टेटमेंट का ट्रू होना काफ़ी नहीं होता, हमें ये भी चेक करना होता है क्या रीज़न है वो एक्चुअली असर्शन को एक्सप्लेन कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा। ये एक ऐसी ट्रिक है या फिर एक ऐसा स्किल्स है जहाँ पे आप जो है बाकी स्टूडेंट से थोड़ा सा एज ले सकते हो। तो हम इन क्वेश्चंस को किस तरह से सॉल्व करने वाले हैं, तो 4 मेथड्स को हम यूज़ करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो क्या क्या हमारे मेथड होने वाले हैं यहाँ पे। फर्स्ट ऑफ ऑल, हमें क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ना है। वी हैव टू रीड द क्वेश्चंस वेरी केयरफुली एंड वेरी कॉशियसली, राइट। उसके बाद हमें क्या करना है, एनालाइज करना है, कॉन्सेप्ट्स आइडेंटिफाई करना है उसके अंदर। देन हमें वेरीफाई करना है, असर्शन और रीजनिंग को अलग अलग चेक करना है, राइट। और कंक्लूड करना है थ्रू फाइनल ऑप्शंस पे हमें चूज करना है, करेक्ट। तो आज का सेशन में मेरा फोकस सिर्फ आंसर बताना नहीं होगा, मैं आपको ये सिखाऊंगा कि किसी भी असर्शन और रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चंस को लॉजिकली कैसे अप्रोच करते हैं, राइट। सो लेट्स बिगिन विद अवर वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 में देखेंगे असर्शन क्या बोल रहा है कि 3/8 ऑफ अ डे। ठीक है, 3/8 ऑफ अ डे इज 9 आवर्स। क्या कहना चाह रहा है कि जो एक दिन का अगर हम 3/8 निकालेंगे तो वो 9 आवर्स निकल के आएगा। अब देखो यहाँ पे हमें एक चीज़ क्या पता है कि 1 डे इज इक्वल्स टू में 24 आवर्स होते हैं। ठीक है, तो यहाँ से मेरा देखो, यहाँ से ना मेरा रीजनिंग जो है वो सही निकल गया। ये तो बिल्कुल फिट बैठ रहा है, रीजनिंग मेरे बिल्कुल सही बैठ रहा है कि एक दिन के अंदर 24 आवर्स तो होते ही होते हैं। ठीक है, लेकिन अब मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे असर्शन भी इंडिविजुअली यानी कि अलग से सेपरेटली चेक करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं असर्शन को एक बार चेक कर लेता हूँ। तो असर्शन क्या कह रहा है कि मुझे एक डे का 3/8 निकालना है। तो आपने अगर गौर किया होगा, जो ये यहाँ पे ऑफ यूज़ हो रहा है वर्ड, ऑफ का मैंने ऑलरेडी आपको प्रीवियस वीडियो में बताया है कि ऑफ का मतलब यहाँ पे क्या होता है। जहाँ भी आप ऑफ को देखो तो इसका मतलब क्या होता है, यहाँ पे होता है ऑफ का मतलब मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो ऑफ में अगर क्वेश्चन ऑफ बोला गया है तो वहाँ पे इसका मतलब होगा मल्टीप्लिकेशन होगा। ठीक है, तो यानी कि मुझे 3/8 इंटू में 24 आवर्स करना है, राइट। सो 3/8 इंटू 24 आवर्स, राइट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 3 इंटू 24 अपॉन में 8, राइट। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे मैं डिवाइड करूँगा 8 को 24 से। ठीक है, तो 8 3 ज़ा 24, वैल्यूज़ क्या बच गई, 3 इंटू में 3 दैट इज़ 9 आवर्स निकल के आ रहा है, दैट इज़ करेक्ट। यानी कि मैं बोल सकता हूँ कि हमारा असर्शन भी बिल्कुल ठीक है। ठीक है, लेकिन ये कैसे चेक करेंगे भाई, जो रीजनिंग है वो असर्शन को चेक एक्सप्लेन कर रहा है कि नहीं कर रहा। क्योंकि मैंने ये तो देख लिया कि जो हमारा असर्शन है वो भी ठीक है और रीजनिंग दोनों ठीक है, राइट। असर्शन और रीजनिंग मेरे दोनों बिल्कुल सही इन्फॉर्मेशन गिवन है। लेकिन अगर आप रीजनिंग को सही से चेक करो, या अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर मुझे यही नहीं पता होगा कि एक डे के अंदर 24 आवर्स होते हैं, तो क्या मैं एक डे का 3/8 आवर निकाल सकता हूँ? नहीं निकाल सकता ना। तो इसीलिए यहाँ पे जो रीजनिंग है वो असर्शन को बिल्कुल एक्सप्लेन कर पा रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है, राइट। तो यहाँ पे मेरा आंसर क्या होगा, यहाँ पे मेरा आंसर निकल के आएगा, सॉरी, तो यहाँ पे मेरा आंसर क्या होगा,
यहाँ पे मेरा आंसर जो निकल के आएगा दैट इज बोथ assertion, that is A, and reasoning, that is are true. दोनों ही सही हैं. And reasoning, which is R, is the correct explanation of assertion. रीड करते हैं एक बार. द रेसिप्रोकल ऑफ अ फ्रैक्शन 9/4 इज 4/9. बहुत ही सिंपल था. ठीक है, तो यहाँ पे हम देख के पता लगा सकते हैं कि भाई जो 9/4 का रेसिप्रोकल होगा वो 4/9 ही तो होगा. ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या कह सकता हूँ कि जो हमारा असर्शन है वो बिल्कुल करेक्ट है. ठीक है, ये तो बिल्कुल करेक्ट है, राइट, ये बिल्कुल करेक्ट है. लेकिन रीजनिंग वह पढ़ो. ठीक है, और ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन इसीलिए क्योंकि इसकी रीजनिंग जो है वो है थोड़ी सी कंफ्यूजिंग, राइट. आपको पढ़ने पे तो लगेगा कि भाई रीजनिंग तो करेक्ट ही है. ठीक है, तो आप क्या करोगे, आप यहाँ पे आंसर कर दोगे मार्क गलत, राइट. लेकिन आपको रीजनिंग को अच्छे से केयरफुली रीड करना है और समझना है पहले, राइट. देखो रीजनिंग क्या बोल रहा है. द रेसिप्रोकल ऑफ एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इज अ प्रॉपर फ्रैक्शन. अब आपको पढ़ने में क्या लगेगा, हाँ बात तो ठीक है. अगर हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन लेते हैं तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को जब हम कन्वर्ट करते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन में या फिर इसका रेसिप्रोकल करते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का तो प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाता है. ये तो बिल्कुल बात सही है. ठीक है, बट अब आगे बढ़ने से पहले पहले मैं आपको थोड़ा सा एक डिस्टिंग्विश कर देता हूँ कि प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या डिफरेंस होता है. ठीक है, तो पहला हम प्रॉपर फ्रैक्शन लेते हैं. ठीक है, तो प्रॉपर फ्रैक्शंस क्या होते हैं. देखो प्रॉपर फ्रैक्शंस बेसिकली वो फ्रैक्शंस होते हैं जिनका न्यूमरेटर छोटा होता है डिनोमिनेटर से. ठीक है, जिनका जो न्यूमरेटर होता है वो डिनोमिनेटर से छोटा होता है. ठीक है, लाइक फॉर एग्जांपल अब इसमें एग्जांपल क्या क्या आ सकते हैं. इसमें एग्जांपल आपका 2/7 आ गया. इसमें आप 5/8 ले सकते हो. इसमें आप 12/17 ले सकते हो एंड सो ऑन. ठीक है, तो मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि मेरे पास जो भी नंबर गिवन है न्यूमरेटर में यानी कि जो टॉप नंबर हैं 2 हो गया, 5 हो गया, 12 हो गया, ये सभी छोटे हैं इनके डिनोमिनेटर से. ठीक है, तो ऐसे फ्रैक्शंस जिनके न्यूमरेटर छोटे होते हैं डिनोमिनेटर से उनको हम क्या बोलते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शंस बोलते हैं. ठीक है, और इनकी जो वैल्यू होती है इनकी वैल्यू हमेशा लेस देन 1 आती है. ठीक है, आप डिवाइड करो 7 को 2 से या 8 को 5 से या 17 को 12 से करो, इन सभी की वैल्यू 1 से कम ही आएगी, पॉइंट में आएगी, डेसिमल में आएगी. ठीक है, 0 पॉइंट समथिंग ऐसे कैसे वैल्यूज कुछ आएंगी, राइट. लेकिन अगर हम बात करते हैं किसकी, हम बात करते हैं यहाँ पे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की. ठीक है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस. ठीक है, तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस क्या होंगे भाई, जो प्रॉपर फ्रैक्शंस नहीं है वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस होंगे. इसका मतलब क्या हुआ, यानी कि जिनके न्यूमरेटर होते हैं ग्रेटर देन देयर डिनोमिनेटर्स, राइट. न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन देयर डिनोमिनेटर्स, राइट. तो यहाँ पे सारी कहानी बदल जाती है. क्लियर. अब जिनके न्यूमरेटर बड़े होते हैं इनके डिनोमिनेटर से. ठीक है, तो जैसे कि एग्जांपल क्या हो गया, हमारे एग्जांपल आपका हो गया 7/2, 8/5 या फिर 17/12. बेसिकली मैंने क्या करा, मैंने जो है प्रॉपर फ्रैक्शन के जो एग्जांपल लिए थे मैंने उन्हीं को यहाँ पे मैंने रेसिप्रोकल कर दिया. ठीक है, जो कि हमारा रीजनिंग का भी ये लॉजिक है कि जो हमारे इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस होते हैं अगर उसको प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं तो हमारे वो किस में बदल जाते हैं, वो प्रॉपर फ्रैक्शन बदल जाते हैं. ठीक है, रेसिप्रोकल करते हैं तब. क्लियर. लेकिन यहाँ पे अगर एक और इन्फॉर्मेशन अगर मैं ऐड कर देता हूँ, वो इन्फॉर्मेशन क्या होगी कि जो हमारे इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस होते हैं, ठीक है, जो हमारे इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस होते हैं इनकी जो वैल्यू होती है वो 1 भी आती है. ठीक है, इनकी जो वैल्यू होती है वो 1 के इक्वल भी हो सकती है. ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे एक और चीज़ ऐड करता हूँ. सो न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू डिनोमिनेटर. क्लियर. यहाँ पे जो वैल्यू निकल के आएगी वैल्यू विल बी इक्वल टू और ग्रेटर देन. ठीक है, ग्रेटर देन निकल के आएगी.
तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे आप कह सकते हो कि पॉइंट है, ठीक है, जो हम अप्लाई करेंगे अपने रीजनिंग में, राइट, ठीक है। तो एक बार मैं फिर से समराइज कर देता हूँ। प्रॉपर फ्रैक्शंस आर दो फ्रैक्शंस हुज न्यूमरेटर इज स्मॉलर देन देयर डिनोमिनेटर, और जिनकी वैल्यू क्या आती है, हमेशा 1 से कम ही आएगी। और इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस आर दो फ्रैक्शंस हुज न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन देयर डिनोमिनेटर, और इनकी वैल्यू 1 भी आ सकती है, इक्वल भी होती है, या फिर ग्रेटर देन भी हो सकती है। अब जैसे इक्वल में क्या हो जाएगा, इक्वल में 5/5 ले लो, 7/7 ले लो, ठीक है, 8/8 ले लो, कुछ भी ले सकते हो आप, और इनकी वैल्यू हमेशा 1 ही आएगी, ठीक है, इन सभी की वैल्यू हमेशा 1 आएगी, राइट, ठीक है। ना क्वेश्चन में वापस आते हैं। तो एक थोड़ा सा ठीक है ना, तो हमें तो ये पता चल गया कि भाई असर्शन तो ठीक है, लेकिन रीजनिंग क्या बोल रहा है कि रेसिप्रोकल एंड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इज प्रॉपर फ्रैक्शन। ये जनरली ट्रू माना जाता है, ठीक है, जनरली ट्रू। अगर आप इसको देखोगे, स्टेटमेंट पढ़ोगे, तो आपको लगेगा हाँ यार बात तो ठीक है। अगर मैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन लेता हूँ, मैं यहाँ पे 7/2 लेता हूँ, और उसका जब मैं रेसिप्रोकल करूँगा तो 2/7 हो जाएगा। तो यानी कि मैंने इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को रेसिप्रोकल जब करा तो वो उसका प्रॉपर फ्रैक्शन निकल के आ गया, 2/7 निकल के आ गया, ठीक है। लेकिन जो मेरी सेकंड कंडीशन जो मैंने आपको बताई थी कि यहाँ पे वैल्यूज़ जो होती है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की, वो 1 के इक्वल भी आती है, राइट, ठीक है। सो इफ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इज इक्वल टू 1, अगर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन 1 के इक्वल होते हैं और उनका रेसिप्रोकल भी 1 ही आएगा, ठीक है। जैसे मैंने क्या बोला कि अगर मैं इक्वल वाली वैल्यू लेता हूँ, अगर मैं लेता हूँ 5/5, तो भाई इसका रेसिप्रोकल मैं करूँगा ही क्या, 5/5 ही तो होगा। यानी इसकी जो वैल्यू 1 निकल के आई, सेम वैल्यू इसकी निकल के भी आई। यानी कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन मेरे पास 5/5 था, तो उसका रेसिप्रोकल भी क्या निकल के आया, 5/5 होगा। और अगर इसका रेसिप्रोकल 5/5 निकल के आ गया, तो क्या ये एक प्रॉपर फ्रैक्शन होगा, नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा, ठीक है। इसलिए जो हमारा रीजनिंग है वो रॉन्ग है, ठीक है। तो हमारा कंक्लूजन क्या निकला लास्ट में, तो हम ये बता सकते हैं अपने आंसर्स में, असर्शन दैट इज ए इज ट्रू। असर्शन तो बिल्कुल ट्रू है, ठीक है, बट रीजनिंग जो है, रीजनिंग दैट इज आर इज फॉल्स, फॉल्स है, राइट। हम क्वेश्चन में आगे बढ़ने से पहले मैं यहाँ पे कुछ कॉन्सेप्ट्स के बारे में आपको इंट्रोड्यूस करने वाला हूँ। अगर आपने साइंस में, फिजिक्स में मोशन एंड टाइम के चैप्टर के बारे में अगर आपने रीड किया है, तो उसके अंदर कुछ कॉन्सेप्ट्स को इंट्रोड्यूस किया जाता है, जैसे कि हमारा स्पीड हो गया, डिस्टेंस हो गया और टाइम हो गया, ठीक है। इनको हमें इंट्रोड्यूस करवाया जाता है। इनसे हम वैल्यूज़ भी फाइंड करते हैं कि गाड़ी भाई इतने डिस्टेंस में कितनी इसकी स्पीड निकल के आ रही है, या फिर स्पीड गिवन होती है, टाइम गिवन होता है, तो हमें डिस्टेंस फाइंड करना होता है, ठीक है। तो वहीं यहाँ पे मैं क्या करना चाहता हूँ, आपको थोड़ा सा ब्रीफली बताना चाहता हूँ अबाउट सम कॉन्सेप्ट्स डिस्टेंस, स्पीड और टाइम के बारे में। तो देखो, अगर हम स्पीड के बारे में बात करते हैं, तो स्पीड को जो है किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, स्पीड इज इक्वल टू में डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। तो स्पीड का जो फॉर्मूला होता है वो डिस्टेंस अपॉन में टाइम होता है, राइट, ठीक है। तो लेकिन यहां से मैं क्या कर सकता हूं, इसी स्पीड के फॉर्मूले से मैं डिस्टेंस भी डिराइव कर सकता हूं, निकाल सकता हूं, और टाइम भी मैं डिराइव या फिर निकाल सकता हूं। कैसे निकालूंगा, देखो, अब यहाँ पे मुझे क्या दिख रहा है कि लेफ्ट हैंड साइड पे स्पीड गिवन है और राइट हैंड साइड पे हमें क्या गिवन है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम गिवन है। लेकिन क्या करूँ, अगर मैं इस टाइम को लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट कर दूंगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्पीड इनटू टाइम हो जाएगा, और यहाँ पे रह जाएगा राइट हैंड साइड पे डिस्टेंस, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, मैंने डिस्टेंस फाइंड कर लिया, ठीक है, जो कि क्या होता है, स्पीड इनटू में टाइम होता है। अब मैं बोलूँ कि मुझे टाइम निकालना है, तो टाइम मैं कैसे निकालूंगा, अब क्या करूँगा, मैं स्पीड को बोलूँगा भाई तुम राइट हैंड साइड चले जाओ, ठीक है। स्पीड जो है वो राइट हैंड साइड चला जाएगा। अगर स्पीड टाइम के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो वहाँ राइट हैंड साइड जाके वो क्या हो जाएगा, डिवीजन में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो टाइम इक्वल्स टू में डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है। तो यहाँ पे हमें 3 बेसिक्स फॉर्मूले जो हैं हमें याद होने चाहिए। स्पीड, अगर आपको स्पीड अच्छे से पता है तो स्पीड से आप जो है डिस्टेंस भी निकाल सकते हो और आप अपना टाइम भी निकाल सकते हो, राइट, ठीक है।
तो अगर आपने देखा होगा जो हमने टाइम वाला जो लास्ट में निकाला फॉर्मूला, तो टाइम का मतलब क्या हुआ, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड होता है, ठीक है। और आप अगर रीजनिंग देखोगे तो रीजनिंग भी क्या बोल रही है, टाइम इज इक्वल्स टू में डिस्टेंस अपॉन स्पीड बोल रही है, ठीक है। सो रीजनिंग इज करेक्ट, ठीक है, रीजनिंग तो निकाल के दे दी। अब देखो असर्शन रीड करो, असर्शन क्या बोल रहा है, अ कार मूविंग एट अ स्पीड ऑफ 62/3 किलोमीटर पर आवर। एक कार है, मूव कर रही है इतनी स्पीड से, स्पीड हमें गिवन है, ठीक है। डिस्टेंस कवर करती है 180 किलोमीटर इन 3 आवर्स, ठीक है। तो मेरे को यहाँ पे दो चीज़ें गिवन है, हमें पहले क्या देखना है कि हमारे क्वेश्चन के अंदर गिवन चीज़ें क्या हैं, ठीक है। तो पहला हमें क्या गिवन है, पहला मुझे स्पीड गिवन है, ठीक है। पहला तो मुझे क्या गिवन है, मुझे गिवन है स्पीड, जो कि ये रही, ठीक है। और मुझे क्या गिवन है, टाइम गिवन है, ठीक है, मुझे टाइम भी गिवन है। और ये 180 किलोमीटर क्या है, 180 किलोमीटर असर्शन कहना चाह रहा है कि 3 घंटे के अंदर गाड़ी जो है वो टोटल 180 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करती है। तो इसका मतलब मुझे क्या निकालना है, मुझे डिस्टेंस निकालना है, ठीक है। और डिस्टेंस का फॉर्मूला हमने यहाँ पे अभी देखा है क्या होता है, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू में, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम होता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे जो गिवन है पहले लिख लेता हूँ। स्पीड हमें क्या गिवन है भाई, स्पीड मुझे गिवन है 62/3 किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर पर आवर जो होती है वो क्या होती है, यूनिट होती है स्पीड की, ठीक है। लेकिन स्पीड की जो एसआई यूनिट होती है वो क्या होती है, ठीक है, स्पीड की जो एसआई यूनिट होती है वो होती है मीटर पर सेकेंड, ठीक है। थोड़ा सा साइंस के कॉन्सेप्ट भी यहाँ पे आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, राइट। स्पीड का जो एसआई फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, या एसआई यूनिट जो होती है वो मीटर पर सेकेंड होती है, ठीक है। और 62/3 किलोमीटर पर आवर हमें यहाँ पे गिवन है, राइट, ठीक है। तो पहले मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इसको कन्वर्ट करूँगा मिक्स फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। हमारी जो वैल्यू निकल के आएगी यहाँ पे 182/3 किलोमीटर पर आवर निकल के आएगी, करेक्ट है, ठीक है। अब नाउ मुझे टाइम भी गिवन है, मुझे टाइम कितना गिवन था, टाइम मुझे गिवन है, टाइम इज इक्वल्स टू में 3 आवर्स गिवन है, ठीक है। अब मैं क्या कर दूंगा, डिस्टेंस के फॉर्मूले में पुट कर दूंगा, ठीक है। मैं थोड़ा स्पेस बना देता हूँ, 1 मिनट। यस, ठीक है। अब नाउ मुझे डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या पता था, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू में स्पीड इनटू टाइम होता है। तो मुझे स्पीड भी गिवन है, मुझे टाइम भी गिवन है, मैं यहाँ पे इसको पुट कर दूंगा, ठीक है। तो डिस्टेंस इज डी, स्पीड क्या होगा हमारा, स्पीड इज 182/3 इंटू टाइम क्या है हमारा 3 आवर्स है, ठीक है। और 3 से 3 कैंसिल हो गया, हमारा डिस्टेंस कितना बचा 182 किलोमीटर, ठीक है। 182 किलोमीटर मेरी डिस्टेंस निकल के आ रही है। और डिस्टेंस यहाँ पे कितना बोला है क्वेश्चन में, 180 किलोमीटर, जो कि इनकरेक्ट है, ठीक है। तो यानी कि असर्शन मेरा गलत है और रीजनिंग मेरा ट्रू हो गया, ठीक है। तो आंसर मैं यहाँ पे लिखना चाहूँ, 1 मिनट, हाँ जी। तो आंसर मेरा क्या होगा यहाँ पे, आंसर इज असर्शन दैट इज ए इज फॉल्स, असर्शन फॉल्स है, बट रीजनिंग दैट इज आर इज ट्रू। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। असर्शन और रीजनिंग में हमें बेसिकली वैल्यूज फाइंड करनी है, ठीक है। तो वैल्यूज फाइंड करते हैं एक बार, राइट। तो मिक्स फ्रैक्शन जो है हमें गिवन है 66/2/3, इसकी अगर मैं वैल्यू फाइंड करूँ तो इसकी वैल्यू कुछ अराउंड 200/3 निकल के आएगी। एंड 8/1/3 की जो वैल्यू निकल के आएगी वो क्या होगी हमारी 25/3 होगी, राइट, ठीक है। अब 200/3, ठीक है, ये हमारा असर्शन है, असर्शन इज 200/3 डिवाइडेड बाय 25/3, राइट, ठीक है। अब मुझे क्या पता है, नेक्स्ट स्टेप में जैसे जाऊंगा तो जो डिवीजन है हमारा मल्टीप्लिकेशन में चेंज हो जाएगा, और जो राइट हैंड साइड पे जो हमारा फ्रैक्शन है उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, ठीक है। तो 200/3 एंड 3/25 हो गया, राइट। 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, और यहाँ पे 25 और 200 को हम डिवाइड करेंगे 5 से, 5 5 से 25, 5 4 से 20, 40 हो गया, ठीक है, 40, राइट। अब 5 40 कर सकता है कंप्लीटली डिवाइड, ठीक है। तो 5 1 5, 5 8 40, राइट। तो इसका आंसर हमारा निकल के आ गया 8, करेक्ट है, ठीक है। तो इसका मतलब ये होगा कि असर्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो गया, ठीक है। अब एक बार रीजनिंग वाला देखते हैं पार्ट, ठीक है, रीजनिंग वाला पार्ट देखते हैं एक बार।
कि इसकी वैल्यू जो है 2 निकल के आ रही है कि नहीं आ रही है। अगेन पहले तो मैं इसको कन्वर्ट करूँगा मिक्स फ्रैक्शन को। 6 2/3 की जो वैल्यू निकल के आएगी वो क्या निकल के आएगी, 20/3 निकल के आएगी, राइट। ठीक है, और 3 1/3 की जो वैल्यू निकल के आएगी वो क्या निकल के आएगी, 10/3 निकल के आएगी। ठीक है, अब मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ वैल्यूज़ को। तो 20/3 डिवाइडेड बाय 10/3, राइट। अगेन सेम मेथड अप्लाई करेंगे। ठीक है, डिवीजन टू मल्टीप्लिकेशन और राइट हैंड साइड पे फ्रैक्शन का हो जाएगा रेसिप्रोकल। ठीक है, 3 से 3 किया, 10 2 ज़ा 20। ठीक है, और यहाँ पे हमारा आंसर 2 निकल के आ रहा है, जो कि रीजनिंग भी बिल्कुल करेक्ट है। लेकिन जो असर्शन है उसकी वैल्यू डिफरेंट निकल के आ रही है और रीजनिंग की वैल्यू डिफरेंट निकल के आ रही है। तो असर्शन और रीजनिंग सेपरेटली हम कह सकते हैं बिल्कुल ट्रू है, ठीक है। लेकिन जो रीजनिंग है वो असर्शन को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा, वो सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा, क्योंकि उसकी वैल्यू डिफरेंट है। ठीक है, क्लियर। सो यहाँ पे हमारा क्या कंक्लूजन निकल के आएगा, बोथ assertion and reasoning are true, and reasoning is not the correct explanation of assertion, right? ना क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं कि असर्शन में बोल रहा है 9/14 ऑफ 63 का अगर हम 9/14 निकालते हैं, ठीक है, तो हमारी वैल्यू कितनी निकल के आएगी, 14 1/2 निकल के आएगी, यानी कि मिस फ्रैक्शन में निकल के आ रही है। ठीक है, तो पहले हम असर्शन को देखते हैं, राइट। असर्शन में क्या गिवन है, 9/14 ऑफ 63, ऑफ का मतलब मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, सो 9/14 इंटू 63, राइट। 9 इंटू में 63 अपॉन 14। तो मैं देख रहा हूँ कि 14 और 63 जो है ये डिवाइड हो रहे हैं। ठीक है, तो डिवाइड किससे हो रहे हैं, 7 से डिवाइड हो रहे हैं। 7 2 ज़ा 14, 7 9 ज़ा 63, सो 81/2 हो गया। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा यहाँ पे, मैं यहाँ पे बेसिकली डिवाइड करूँगा। ठीक है, क्योंकि मुझे मिक्स फ्रैक्शन में निकाल के लाना है आंसर को, तो मैं यहाँ पे डिवीजन का मेथड अप्लाई करता हूँ अगेन। ठीक है, 81 को रखता हूँ अंदर और 2 को रखता हूँ डिवाइजर के फॉर्म में, राइट। तो यहाँ पे मैं डिवाइड करता हूँ, 2 4 ज़ा 8, राइट। ठीक है, माइनस करता हूँ जो कि आएगा 0, और मुझे 1 यहाँ पे कैरी डाउन करना पड़ेगा। ठीक है, तो मेरा यहाँ पे जो क्वेश्चन निकल के आया वो क्या आया, क्वेश्चन मेरा निकल के आया 4। ठीक है, मेरा रिमाइंडर क्या निकल के आया, रिमाइंडर 1 निकल के आया, और मेरा जो डिवाइजर था या जो डिनोमिनेटर को बोलते हैं बेसिकली, तो मेरा वो 2 निकल के आया। ठीक है, तो मैं यानी कि मिक्स फ्रैक्शन में इसको किस तरह से बता सकता हूँ, मिक्स फ्रैक्शन में इसकी वैल्यू जो होगी 40 1/2 होगी। ठीक है, अब नाउ रीजनिंग देखते हैं। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया कि असर्शन मेरा बिल्कुल करेक्ट हो गया। ठीक है, लेकिन अब रीजनिंग की वैल्यू निकाल के देखते हैं, तो थोड़ा सा मुझे स्पेस बनाना पड़ेगा। नाउ रीजनिंग बोले 63 डिवाइडेड बाय 9/14 गिव्स 2/81। अगर मैं 63 को 9/14 से डिवाइड करता हूँ तो आंसर मेरा 2/81 आना चाहिए। देखते हैं, चलो। ठीक है, तो 63 डिवाइडेड बाय 9/14, ओके। ठीक है, तो 63 अगर मैं डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन चेंज करता हूँ तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, 14/9 हो जाएगा। 9 7 ज़ा 63 होता है, राइट। तो 7 इंटू में 14 हो गया नेक्स्ट स्टेप में। ठीक है, 7 इंटू में 14 हो गया, आंसर हमारा आएगा 98 आएगा। ठीक है, बट ये जो 98 आया आंसर वो तो सेटिस्फाई नहीं कर रहा रीजनिंग के आंसर को। रीजनिंग को तो क्या बोल रहा है कि 63 को अगर डिवाइड करते हैं 9/14 से तो हमारा आंसर 2/81 आना चाहिए। लेकिन मेरा जो आंसर आ रहा है वो क्या आ रहा है, कैलकुलेशन के बाद 98 आ रहा है। ठीक है, तो यानी कि जो रीजनिंग हो गया वो हो गया हमारा इनकरेक्ट हो गया, राइट। रीजनिंग इज इनकरेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो आंसर निकल के आएगा, क्या निकल के आएगा, आंसर विल बी assertion A is true but reasoning R is false। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर असर्शन में क्या गिवन है, दो सेट ऑफ मिक्स फ्रैक्शंस हमें गिवन है, 377 1/8 इंटू 166 2/3।
ठीक है। तो यहाँ पे ये बोला है कि जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस में जब हम इसको कन्वर्ट करेंगे और जब इनका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो इनका जो प्रोडक्ट निकल के आएगा वो 1 से बड़ा निकल के आएगा। देखो एक चीज़ मैं आपको बिल्कुल यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ कि जो हमारे होते हैं, जो हमारे मिक्स फ्रैक्शंस होते हैं उनको हम कन्वर्ट कर सकते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस में, राइट। अगर ये दोनों ही जो मिक्स फ्रैक्शंस है अगर हम इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं तो इनकी जो वैल्यू निकल के आएगी, और हमने क्या पढ़ा है, अगर आपको याद हो क्वेश्चन नंबर 3 में हमने क्या पढ़ा था कि जो सेकंड कंडीशन थी या फर्स्ट कंडीशन भी जो थी उसमें क्या निकल के आ रहा था कि जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि जो वैल्यू निकल के आती है वो 1 से बड़ी निकल के आती है। तो यहाँ पे भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की जो वैल्यू है वो इन दोनों की वैल्यू जो होगी अगर हम इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं तो इनकी वैल्यू 1 से बड़ी ही निकल के आएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि असर्शन यहाँ पे सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। अब देखो रीजनिंग देखते हैं, रीजनिंग भी इसकी थोड़ी सी ट्रिकी है, अगेन क्वेश्चन नंबर 3 की तरह ही है, थोड़ा सा ठीक है, थोड़ा सा ट्रिकी है। लेकिन अगर आपने क्वेश्चन नंबर 3 में ये देखा है, सेकंड जो हमने कंडीशन पढ़ी थी जहाँ पे क्या गिवन था कि जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस होते हैं उनकी वैल्यू जो होती है, या फिर वो ऐसे फ्रैक्शंस होते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस जिनकी वैल्यू जो है 1 से बड़ी निकल के आती है, ग्रेटर देन 1 निकल के आती है, और जिसकी वैल्यू 1 के इक्वल भी होती है। लेकिन अगर रीजनिंग अगर आप पढ़ोगे, द प्रोडक्ट ऑफ टू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इज ऑलवेज, हमेशा 1 से बड़ा होगा, तो ये तो करेक्ट इनकरेक्ट हो गया, ठीक है। अगर ये बोलता कि द प्रोडक्ट ऑफ टू इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस आर समटाइम्स ग्रेटर देन 1, अगर 1 से जो है वो कभी कभी बड़ा निकल के आ जाए वैल्यू, तो वहाँ पे हमारी जो जनरली हम देखते हैं कि वो स्टेटमेंट करेक्ट होती। लेकिन अगर इसमें बोल दिया जाए कि हमेशा ही 1 से बड़ी निकल के आएगी, तो ये तो हमें पता है कि जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस होते हैं उनकी वैल्यू जो है वो इक्वल टू 1 होती है और जो वैल्यू होती है वो ग्रेटर देन 1 भी होती है, ठीक है। तो रीजनिंग हमारी यहाँ पे क्या हो गई, इनकरेक्ट हो गई, ठीक है, रीजनिंग इज इनकरेक्ट, ठीक है। तो हमारे यहाँ पे क्या निकल के आ जाएगा, कंक्लूजन क्या निकल के आएगा, कंक्लूजन विल बी assertion that is A is true but reasoning R is false। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में यहाँ पे असर्शन और रीजनिंग गिवन है जिनकी हमें अगेन वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, असर्शन की पहले वैल्यू फाइंड करके देखते हैं, ठीक है, कि असर्शन में जब इन दोनों ही की जो वैल्यू जो है, फ्रैक्शंस की जो वैल्यू है वो 5 के इक्वल आ रही कि नहीं आ रही है, ठीक है। तो जो 8 नाउ क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में यहाँ पे असर्शन और रीजनिंग गिवन है जिनकी हमें अगेन वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, असर्शन की पहले वैल्यू फाइंड करके देखते हैं, ठीक है, कि असर्शन में जब इन दोनों ही की जो वैल्यू जो है, फ्रैक्शंस की जो वैल्यू है वो 5 के इक्वल आ रही कि नहीं आ रही है, ठीक है। तो जो 8 1/3 की जो वैल्यू निकल के आएगी हमारी 8 1/3 की वैल्यू हमारी निकल के आएगी 25/3 निकल के आएगी, राइट। और इनटू में 3/5 ऑलरेडी गिवन है, राइट, ठीक है। तो यहाँ पे मैं देख रहा हूँ 3 और 3 अपन इसमें कैंसिल आउट हो गए हैं और 5 जो है 25 को 5 से कैंसिल आउट कर रहा है, ठीक है। तो हमारी जो वैल्यू आ गई वो 5 आ गई, जो कि करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन की, असर्शन को बिल्कुल सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। यानी कि इन दोनों फ्रैक्शन को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इनकी वैल्यू 5 निकल के आ रही है, ठीक है। अब मैं रीजनिंग को देखता हूँ, ठीक है। तो रीजनिंग में क्या गिवन है, 8 1/3 डिवाइडेड बाय 3/5, ठीक है। अब देखोगे तो दोनों की वैल्यू सेम ही है, असर्शन में भी रीजनिंग में सेम, बस यहाँ पे क्या कर दिया, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का थोड़ा सा उलटफेर कर दिया, ठीक है। तो अगेन यहाँ पे क्या होगा, 8 1/3 की जो वैल्यू निकल के आएगी वो क्या निकल के आएगी, 25/3 निकल के आएगी और डिवीजन में 3/5 निकल के आएगी। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करूँगा, मैं डिवाइड को मल्टीप्लिकेशन में चेंज कर दूंगा, तो हमारा राइट साइड पर जो फ्रैक्शन होगा उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे कोई भी वैल्यू कैंसिल आउट नहीं होगी, ठीक है, सिंपली यहाँ पे मल्टीप्लाई होगी। तो 25 5 ज़ा 125 और 3 से ज़ा 9 निकल के आएगी, ठीक है। और यहाँ पे वैल्यू क्या निकल के आएगी हमारी रीजनिंग में 13 8/9 निकल के आएगी, राइट, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू भी करेक्ट है, यानी कि असर्शन भी करेक्ट है और रीजनिंग भी
की जो वैल्यू निकल के आ रही है इन दोनों को हम जब डिवाइड करेंगे तो इसकी वैल्यू भी करेक्ट निकल के आ रही है। लेकिन यहाँ पे जो रीजनिंग है वो असर्शन को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा बिल्कुल भी। ठीक है, सो हमारा जो यहाँ पे कंक्लूजन वो क्या होगा, आंसर assertion both assertion A and reasoning, that is R, are correct, but reasoning R is not the correct explanation of assertion A। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में यहाँ पे असर्शन और रीजनिंग गिवन है जिनकी हमें अगेन वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, असर्शन की पहले वैल्यू फाइंड करके देखते हैं। ठीक है, कि असर्शन में जब इन दोनों ही की जो वैल्यू जो है, फ्रैक्शंस की जो वैल्यू है वो 5 के इक्वल आ रही कि नहीं आ रही है। ठीक है, तो जो 8 1/3 की जो वैल्यू निकल के आएगी हमारी 8 1/3 की वैल्यू हमारी निकल के आएगी 25/3 निकल के आएगी, राइट। और इनटू में 3/5 ऑलरेडी गिवन है, राइट। ठीक है, तो यहाँ पे मैं देख रहा हूँ 3 और 3 अपन इसमें कैंसिल आउट हो गए हैं और 5 जो है 25 को 5 से कैंसिल आउट कर रहा है। ठीक है, तो हमारी जो वैल्यू आ गई वो 5 आ गई, जो कि करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन की। असर्शन को बिल्कुल सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, यानी कि इन दोनों फ्रैक्शन को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इनकी वैल्यू 5 निकल के आ रही है। ठीक है, अब मैं रीजनिंग को देखता हूँ। ठीक है, तो रीजनिंग में क्या गिवन है, 8 1/3 डिवाइडेड बाय 3/5। ठीक है, अब देखोगे तो दोनों की वैल्यू सेम ही है, असर्शन में भी रीजनिंग में सेम, बस यहाँ पे क्या कर दिया, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का थोड़ा सा उलटफेर कर दिया। ठीक है, तो अगेन यहाँ पे क्या होगा, 8 1/3 की जो वैल्यू निकल के आएगी वो क्या निकल के आएगी, 25/3 निकल के आएगी और डिवीजन में 3/5 निकल के आएगी। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करूँगा, मैं डिवाइड को मल्टीप्लिकेशन में चेंज कर दूंगा, तो हमारा राइट साइड पर जो फ्रैक्शन होगा उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे कोई भी वैल्यू कैंसिल आउट नहीं होगी। ठीक है, सिंपली यहाँ पे मल्टीप्लाई होगी, तो 25 5 ज़ा 125 और 3 से ज़ा 9 निकल के आएगी। ठीक है, और यहाँ पे वैल्यू क्या निकल के आएगी हमारी रीजनिंग में 13 8/9 निकल के आएगी, राइट। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू भी करेक्ट है, यानी कि असर्शन भी करेक्ट है और रीजनिंग भी की जो वैल्यू निकल के आ रही है इन दोनों को हम जब डिवाइड करेंगे तो इसकी वैल्यू भी करेक्ट निकल के आ रही है। लेकिन यहाँ पे जो रीजनिंग है वो असर्शन को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा बिल्कुल भी। ठीक है, सो हमारा जो यहाँ पे कंक्लूजन है वो क्या होगा, आंसर assertion both assertion A and reasoning, that is R, are correct, but reasoning R is not the correct explanation of assertion।